सोचिए एक ऐसे आदमी के बारे में जिसके पास इतना पैसा था कि वो चाहता तो इंडिया के सारे स्कूल्स खरीद लेता। एक ऐसा आदमी जिसकी कंपनी की वैल्यू 22 बिलियन डॉलर्स, करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए थी। वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप था। वो इंडिया की एड टेक क्रांति का चेहरा था। उसका चेहरा इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर था। उसका नाम फीफा वर्ल्ड कप के स्टेडियम में था। शाहरुख खान उसका ब्रांड एम्बेसडर था। हर मिडिल क्लास माँ बाप को लगता था कि अगर उनके बच्चे ने इसकी ऐप से पढ़ाई नहीं की तो वो जिंदगी में फेल हो जाएगा। लेकिन आज 2024-25 में वो आदमी कहाँ है? आज उस कंपनी की वैल्यू 22 बिलियन डॉलर से गिरकर जीरो हो गई है। हाँ, आपने सही सुना, जीरो। आज उस आदमी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है ताकि वो देश छोड़कर भाग ना सके। उसके एम्प्लॉयज रो रहे हैं क्योंकि उन्हें महीनों से सैलरी नहीं मिली है। उसके इन्वेस्टर्स जिन्होंने करोड़ों लगाए थे वो उसे कंपनी से निकालने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और वो खुद बाइजू रविंद्रन रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई के किसी कोने में बैठा है। शायद ये सोच रहा है कि कहाँ गलती हुई। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के डूबने की नहीं है। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े सपने और सबसे बड़े धोखे की। कैसे एक मैथ्स का टीचर जो बच्चों को प्यार से पढ़ाता था, वो एक ऐसा बिजनेसमैन बन गया जिसने गरीब माँ बाप को कर्जे के जाल में फंसा दिया। कैसे एजुकेशन बन गया एक्सप्लॉयटेशन। आज शून्य पॉडकास्ट पर हम खोलेंगे बायजूस की वो फाइल जो मार्केटिंग की शोर में दब गई थी। वेलकम टू द राइज एंड फॉल ऑफ बाइजू रविंद्रन, द बॉय फ्रॉम अजीकोड, 1980 टू 2000। कहानी शुरू होती है केरला के एक छोटे से कोस्टल गांव अजीकोड में। वहां एक लड़का रहता था बाइजू रविंद्रन। उसके माता पिता दोनों टीचर्स थे। पिता फिजिक्स पढ़ाते थे, माँ मैथ्स। आमतौर पर टीचर्स के बच्चों पर पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है, लेकिन बाइजू के साथ ऐसा नहीं था। उसके पिता रविंद्रन थोड़े अलग थे। उन्होंने बाइजू से कहा कि स्कूल जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन खेलो जरूर। बाइजू को पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था। फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस। वो सुबह से शाम तक मैदान में रहता था। स्कूल की क्लासेस मिस करता था। घर पर लोग सोचते थे कि ये लड़का बिगड़ जाएगा, लेकिन बाइजू के पास एक सीक्रेट टैलेंट था। वो स्कूल नहीं जाता था, लेकिन वो घर आकर टेक्स्ट बुक्स को एक नज़र देखता था और उसे सब याद हो जाता था। उसकी मेमोरी फोटोग्राफिक थी। और सबसे बड़ी बात, उसने इंग्लिश कैसे सीखी? स्कूल में नहीं, उसने इंग्लिश सीखी क्रिकेट कमेंट्री सुनकर। रेडियो पर मैच आता था, वो ध्यान से सुनता था कि कमेंटेटर कैसे बोल रहा है। वहीं से उसने वोकैबुलरी सीखी, एक्सेंट सीखा। एक गांव का लड़का जो मलयालम मीडियम स्कूल में पढ़ता था, वो क्रिकेट के जरिए ग्लोबल लैंग्वेज सीख रहा था। बाइजू बड़ा हुआ, उसने इंजीनियरिंग की, और जैसे हर एवरेज इंजीनियर के साथ होता है, उसे एक जॉब मिल गई। एक यूके बेस्ड शिपिंग कंपनी में सर्विस इंजीनियर। सैलरी अच्छी थी, लाइफ सेट थी। वो दुनिया घूम रहा था, सिंगापुर, यूके, यूएसए। बाइजू रविंद्रन एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसे टीचिंग से कोई लेना देना नहीं था, उसे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। द एक्सीडेंटल टीचर, 2003। साल 2003। बाइजू छुट्टियों पर बैंगलोर आया हुआ था। उसके कुछ दोस्त कैट एग्जाम यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। ये इंडिया का सबसे मुश्किल एग्जाम है, आईआईएम यानी एमबीए में एडमिशन लेने के लिए। दोस्त परेशान थे। मैथ्स के सवाल सॉल्व नहीं हो रहे थे। उन्होंने बाइजू से कहा, यार तू तो मैथ्स में तेज है, थोड़ी मदद कर दे। बाइजू ने कहा, चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ एग्जाम दे देता हूं, मजे के लिए। बाइजू ने कोई पढ़ाई नहीं की, कोई कोचिंग नहीं ली। वो सीधा एग्जाम हॉल में गया। जब रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। बाइजू के दोस्तों के मार्क्स एवरेज थे, लेकिन बाइजू रविंद्रन ने 100% स्कोर किया था। मतलब इंडिया में रैंक 1। आईआईएम्स के दरवाजे खुल गए, इंटरव्यू कॉल्स आने लगे। लेकिन बाइजू ने ज्वाइन नहीं किया। उसने कहा, मुझे एमबीए नहीं करना, मैं तो बस गेम खेल रहा था। वो वापस अपनी जॉब पर चला गया। 2 साल बाद 2005 में वो फिर वापस आया। दोस्तों ने फिर कहा, भाई पिछली बार तूने 100 मारा था, इस बार भी दे दे। बाइजू ने फिर एग्जाम दिया। रिजल्ट फिर से 100%। इस बार बाइजू को एहसास हुआ कि ये तुक्का यानी लक नहीं है। उसके पास मैथ्स को देखने का एक अलग नजरिया है। वो नंबर्स को रट्टा यानी मेमोराइज नहीं करता था, वो नंबर्स को विजुअलाइज करता था। उसने सोचा, अगर मैं ये टेक्निक दूसरों को सिखा दूं तो उनकी लाइफ बन सकती है। उन्होंने एक छोटे से क्लासरूम में पढ़ाना शुरू किया। सिर्फ 35 स्टूडेंट्स थे। बाइजू व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे। उनका स्टाइल ट्रेडिशनल टीचर्स जैसा नहीं था। वो फॉर्मूलाज नहीं लिखते थे, वो सवाल पूछते थे कि सोचो, अगर 100 लोग हैं और 2 लोग चले गए तो परसेंटेज कैसे चेंज होगा। वो मैथ्स को कॉमन सेंस बना देते थे। बच्चों को मजा आने लगा। 35 स्टूडेंट से 100 हुए, 100 से 500 हुए, 500 से 1000।
बात फैलने लगी कि बैंगलोर में एक टीचर है जो मैथ्स को जादू की तरह पढ़ाता है। बाइजू ने अपनी शिपिंग की जॉब छोड़ दी। अब वो फुल टाइम टीचर थे। द स्टेडियम एरा 2007 टू 2011। ये वो दौर था जब बाइजू रवींद्रन का एक कल्ट बनना शुरू हुआ। क्लासरूम्स छोटे पड़ने लगे। उन्होंने ऑडिटोरियम्स बुक करना शुरू किया। 1200 लोग एक साथ बैठकर मैथ्स पढ़ते थे। लेकिन डिमांड रुक नहीं रही थी, तो बाइजू ने वो किया जो आज तक किसी टीचर ने नहीं किया। उन्होंने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली बुक किया। सोचिए, एक टीचर, एक माइक और सामने 20,000 स्टूडेंट्स, जैसे कोई रॉक कॉन्सर्ट हो रहा हो। बाइजू स्टेज पर आते थे, काले कपड़े पहने हुए, उनका ट्रेडमार्क ब्लैक टी शर्ट, हाथ में मार्कर, और अगले 3-4 घंटे तक 20,000 बच्चों को पिन ड्रॉप साइलेंस में मैथ्स पढ़ाते थे। लोग पागल थे। बच्चे टिकट्स खरीदकर पढ़ने आते थे। बाइजू पसीने में भीग जाते थे, लेकिन उनकी एनर्जी कम नहीं होती थी। वो शहर शहर घूमते थे। मुंबई, पुणे, चेन्नई, दिल्ली। सुबह मुंबई में क्लास, शाम को पुणे में, अगले दिन दिल्ली में। वो एक मशीन बन गए थे। इस वक्त तक बाइजू रवींद्रन एक हीरो थे। वो एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने पढ़ाई को कूल बना दिया था। पैसा आ रहा था, इज्जत मिल रही थी। अगर वो यही रुक जाते तो शायद आज वो इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड एजुकेशनिस्ट होते। लेकिन स्केल का नशा बहुत खतरनाक होता है। द पिवट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन 2011 टू 2015। 2011 में बाइजू के कुछ स्टूडेंट्स ने उन्हें एक आइडिया दिया। सर, आप स्टेडियम में 20,000 लोगों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन इंडिया में करोड़ों बच्चे हैं। आप हर जगह नहीं जा सकते। क्यों ना हम आपके लेक्चर्स को रिकॉर्ड करें और इंटरनेट पर डाल दें। बाइजू को आइडिया पसंद आया। उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर की, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। यही कंपनी आगे चलकर बाइजूस बनी। शुरू में उन्होंने वीसैट सैटेलाइट क्लासेस शुरू की। फिर उन्होंने टैबलेट्स में वीडियो डालकर बेचना शुरू किया। लेकिन असली धमाका हुआ 2015 में। स्मार्टफोन क्रांति शुरू हो चुकी थी। जियो आने वाला था। बाइजू ने लॉन्च किया द बाइजूस लर्निंग ऐप। ये ऐप रेवोल्यूशनरी थी। इसमें सिर्फ बाइजू का चेहरा नहीं था, इसमें एनिमेशन था, ग्राफिक्स थे, विजुअल इफेक्ट्स थे। अगर वो ग्रेविटी पढ़ा रहे थे तो स्क्रीन पर एक सेब गिरता हुआ दिखता था। अगर वो ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा रहे थे तो ऐप में दिल धड़कता हुआ दिखता था। बच्चों के लिए ये पढ़ाई नहीं, ये वीडियो गेम जैसा था। पेरेंट्स खुश थे। मेरा बच्चा फोन पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, पढ़ रहा है। डाउनलोड्स मिलियंस में होने लगे। द एंट्री ऑफ बिग मनी 2016। अब बाइजू सिर्फ एक टीचर नहीं रहे थे, वो एक फाउंडर बन गए थे। और स्टार्टअप की दुनिया में फाउंडर को फ्यूल चाहिए होता है, फंडिंग। 2016 में एक बड़ी खबर आई। मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, और उनकी पत्नी प्रिसिला चैन ने बाइजूस में इन्वेस्ट किया। ये एशिया में उनका पहला इन्वेस्टमेंट था। पूरी दुनिया की नज़र बाइजू पर गई। कौन है ये इंडियन टीचर जिसने फेसबुक के फाउंडर को इम्प्रेस कर दिया? इसके बाद तो बाढ़ आ गई। सिकोया कैपिटल, लाइट स्पीड, टेंसेंट, जनरल अटलांटिक, दुनिया का हर बड़ा इन्वेस्टर बाइजू को पैसा देने के लिए लाइन में खड़ा था। वैल्यूएशन बढ़ती गई। $1 बिलियन यूनिकॉर्न, $5 बिलियन, $10 बिलियन। लेकिन जब इन्वेस्टर पैसा देता है तो वो बदले में कुछ मांगता है। ग्रोथ, तेज ग्रोथ, हर साल डबल ट्रिपल ग्रोथ। और यहां से बाइजू रविंद्रन की कहानी में अंधेरा आना शुरू हुआ। बाइजू एक अच्छे टीचर थे, लेकिन क्या वो एक अच्छे सीईओ थे? ग्रोथ लाने के लिए उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना था, और प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्हें सेल्समैन चाहिए थे। उन्होंने हजारों यंग लड़के लड़कियों को हायर किया, बीटेक ग्रेजुएट्स, एमबीए फ्रेशर्स। उन्हें मोटी सैलरी दी गई और उन्हें एक टारगेट दिया गया कि कुछ भी करो, बस सब्सक्रिप्शन बेचो। ये कुछ भी करो वाला कल्चर बायजूस की बर्बादी का बीज यानी सीड बना। द सेल्स मशीन, क्रिएटिंग फियर। आपने शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा। आपके फ़ोन पर एक कॉल आता है। हेलो, क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है? क्या आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर, इंजीनियर बने या फेल हो जाए? ये बायजूस के सेल्समैन थे। इन्हें ट्रेन किया गया था फियर सेलिंग के लिए। वो मिडिल क्लास माँ बाप के घर जाते थे, उनके सामने उनके बच्चे का एक टेस्ट लेते थे। वो टेस्ट जानबूझकर मुश्किल बनाया जाता था ताकि बच्चा फेल हो जाए, और फिर वो पेरेंट्स से कहते थे कि देखिए आपका बच्चा कितना पीछे है। अगर आपने अभी हमारा कोर्स नहीं लिया तो इसका फ्यूचर खत्म। गरीब माँ बाप डर जाते थे। कोर्स की कीमत होती थी 50,000 से 1 लाख। एक आम आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते। तो सेल्समैन कहता था, चिंता मत कीजिए, हम ईएमआई करवा देंगे, लोन करवा देंगे। पेरेंट्स बिना सोचे समझे साइन कर देते थे। उन्हें पता भी नहीं चलता था कि उन्होंने कोई एजुकेशन कोर्स नहीं, बल्कि एक थर्ड पार्टी लोन ले लिया है। जब वो पैसे नहीं चुका पाते थे तो रिकवरी एजेंट्स उन्हें परेशान करते थे। बाइजू रविंद्रन, जो कभी बच्चों का भविष्य बनाने निकले थे, अब उनकी कंपनी पर आरोप लग रहे थे कि वो पेरेंट्स को लूट रही है। लेकिन बाइजू को ये सब दिख नहीं रहा था,
क्यों? क्योंकि वो एक्विजिशन मोड में थे। उन्हें लग रहा था कि वो दुनिया जीत रहे हैं। उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट खरीदा $1 बिलियन में। उन्होंने अमेरिका में व्हाइट हैट जूनियर खरीदा $300 मिलियन में। उन्होंने ऑस्मो, एपिक, ग्रेट लर्निंग खरीदा। वो खरीदते गए। उन्हें लगा पैसा कभी खत्म नहीं होगा। और यही यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, और जब मार्केट गिरता है तो सबसे पहले उन्हें गिराता है जो हवा में उड़ रहे होते हैं। 2022 आने वाला था, और उसके साथ आने वाला था द फंडिंग विंटर, एक ऐसा तूफान जो बायजूस के $22 बिलियन के महल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देगा। पार्ट 2 में हम देखेंगे कैसे बायजू ने अपने अकाउंट्स ऑडिट छुपाए, कैसे व्हाइट हैट जूनियर का वुल्फ गुप्ता स्कैम बाहर आया, और कैसे आज ये कंपनी बैंक्रप्सी कोर्ट में खड़ी है। कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां बायजू रविंद्रन दुनिया भर की कंपनीज खरीद रहे थे। उनकी जेब में इन्वेस्टर्स का पैसा था और दिमाग में ग्लोबल डोमिनेशन का सपना। 2020 में कोविड-19 आया, दुनिया बंद हो गई, स्कूल्स बंद हो गए। ये बायजूस के लिए स्वर्णिम काल, गोल्डन एरा था। हर माँ बाप डर गया था कि बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी। बायजूस ने उस डर को कैपिटलाइज किया। उन्होंने कहा, स्कूल बंद है तो क्या हुआ, बायजूस खुला है। उनका रेवेन्यू आसमान छूने लगा। उन्हें लगा ये पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में अगस्त 2020 में उन्होंने एक कंपनी खरीदी, व्हाइट हैट जूनियर। प्राइस $300 मिलियन, करीब 2200 करोड़ रुपए। ये कोडिंग प्लेटफॉर्म था बच्चों के लिए। इसके फाउंडर थे करण बजाज। बायजू को लगा ये नेक्स्ट बिग थिंग है। लेकिन ये एक्विजिशन बायजूस की मॉरल डेथ की शुरुआत थी। व्हाइट हैट जूनियर ने मार्केटिंग का एक नया घटिया लेवल टच किया। उन्होंने एड्स चलाए वुल्फ गुप्ता के। टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आपने देखा होगा। ये वुल्फ गुप्ता है, इसकी उम्र 9 साल है। इसने कोडिंग सीखी और गूगल ने इसे 150 करोड़ का पैकेज दिया। पेरेंट्स पागल हो गए, उन्हें लगा उनका बच्चा पीछे रह गया। वो लोन लेकर कोडिंग कोर्सेज खरीदने लगे। लेकिन सच क्या था? वुल्फ गुप्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर था। गूगल ने ऐसे किसी बच्चे को हायर नहीं किया था। ये झूठ था, सफेद झूठ। जब प्रदीप पूनिया जैसे इंजीनियर्स ने इस झूठ को एक्सपोज किया तो बायजूस ने उन पर 20 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दिया। सोचिए, एक कंपनी जो एजुकेशन बेच रही है, वो सच बोलने वालों का मुंह बंद करवा रही थी। पब्लिक का ट्रस्ट हिल गया। लोगों को समझ आने लगा कि ये एजुकेशन नहीं, ये स्कैम है। 2022 आया, कोविड खत्म हो गया, स्कूल्स वापस खुल गए, बच्चे वापस क्लासरूम्स में जाने लगे। ऑनलाइन क्लासेस से बोर हो गए थे। बायजूस की ग्रोथ अचानक रुक गई, सेल्स गिरने लगी। लेकिन बायजू रविंद्रन मानने को तैयार नहीं थे। वो अभी भी इन्वेस्टर्स को कह रहे थे, सब ठीक है, हम प्रॉफिट में हैं। लेकिन असलियत उनके अकाउंट्स ऑडिट बुक्स में छुपी थी। और बायजूस ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल करना बंद कर दिया। 1 साल बीता, 1.5 साल बीता, दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी ने बताया ही नहीं कि वो कितना कमा रही है और कितना गंवा रही है। इन्वेस्टर्स परेशान होने लगे। ऑडिट कहाँ है, पैसा कहाँ जा रहा है? पर्दा तब उठा जब डेलॉयड, दुनिया की टॉप ऑडिट फर्म, ने बायजूस के ऑडिटर पोस्ट से रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा, ये कंपनी हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रही, हम इनके अकाउंट साइन नहीं कर सकते। इसके तुरंत बाद 3 बड़े बोर्ड मेंबर्स, पीक एक्स15, सेकोया, प्रोसेस और चैन जकरबर्ग इनिशिएटिव के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी बोर्ड से रिजाइन कर दिया। ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। मतलब जिन्होंने पैसा लगाया था वही कह रहे थे कि हमें इस आदमी पर भरोसा नहीं है। इसी दौरान बायजूस ने एक और बड़ा रिस्क लिया था। उन्होंने अमेरिका से $1.2 बिलियन, करीब 9,000 करोड़ का लोन लिया था। इसे टर्म लोन बी कहते हैं। जब कंपनी की हालत खराब हुई तो लैंडर्स ने अपने पैसे वापस मांगे। बायजूस के पास पैसे नहीं थे। बायजू रविंद्रन ने लैंडर्स के खिलाफ अमेरिका में केस कर दिया। उन्होंने कहा कि लैंडर्स प्रेडेटरी हैं। लैंडर्स ने कहा, बायजू ने $533 मिलियन, करीब 4,000 करोड़, किसी सीक्रेट हेज फंड में छुपा दिए हैं। ये मामला आज भी यूएस कोर्ट में चल रहा है। एक टीचर जो बच्चों को ऑनेस्टी सिखाता था, आज उस पर फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे थे। लेकिन सबसे दर्दनाक मंजर कंपनी के अंदर था। जब पैसा खत्म होने लगा तो बायजूस ने ले ऑफ शुरू कर दिए। हजारों एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया, किसी को जूम कॉल पर, किसी को ईमेल पर, किसी को सिक्योरिटी गार्ड्स ने धक्के मारकर ऑफिस से निकाल दिया। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की रो रही थी और कह रही थी, मैंने दिन रात काम किया, दिवाली पर भी काम किया, और आज मुझे बिना नोटिस के निकाल दिया गया। बायजू रविंद्रन जो कहते थे कि एम्प्लॉयज मेरी फैमिली हैं, वो चुप थे। उन्होंने एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड पीएफ का पैसा काटा, लेकिन सरकार के पास जमा नहीं किया। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। 2024 की शुरुआत में बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, ने बायजूस को कोर्ट में घसीट लिया। क्यों? क्योंकि बायजूस ने इंडियन टीम की जर्सी स्पॉन्सर की थी, लेकिन 158 करोड़ रुपए की पेमेंट नहीं की। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया, इंसॉल्वेंसी, मतलब कंपनी दिवालिया हो चुकी है। बायजू रविंद्रन की नेटवर्थ जो 3 से 4 बिलियन डॉलर थी, वो गिरकर जीरो हो गई। जिस कंपनी को बनाने में 10 साल लगे, वो 2 साल में राख हो गई। आज बायजू रविंद्रन दुबई में है।
वो कहते हैं मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैं अभी भी फाइट करूंगा, मैं कमबैक करूंगा। वो कहते हैं उन्होंने अपने घर, अपनी पत्नी के गहने, सब कुछ गिरवी रख दिया है सैलरीज देने के लिए। हो सकता है ये सच हो सकता है वो बुरे इंसान ना हो, बस एक बुरे बिजनेसमैन हो जो रुकना भूल गए हों। लेकिन उनकी गलती की सजा हजारों एम्प्लॉइज और लाखों पेरेंट्स भुगत रहे हैं। लेसन्स फ्रॉम बाइजू रविंद्रन। बाइजू रविंद्रन की कहानी हमें बिजनेस और लाइफ के बारे में क्या सिखाती है। 1. वैल्यूएशन इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी। वैल्यूएशन धोखा है, मुनाफा सच है। बाइजूस की वैल्यू $22 बिलियन थी, लेकिन वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं थे। आज के स्टार्टअप कल्चर में लोग वैल्यूएशन के पीछे भागते हैं। मेरी कंपनी 100 करोड़ की है, 1000 करोड़ की है। लेकिन अगर आपकी जेब में असली कैश नहीं आ रहा, तो वो वैल्यूएशन सिर्फ कागज का टुकड़ा है। बाइजूस ने दिखाया कि गुब्बारा कितना भी बड़ा हो, एक सुई उसे फोड़ सकती है। बिजनेस का बेसिक रूल याद रखो, रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंस। 2. प्रोडक्ट मार्केट फिट वर्सेस फोर्स्ड सेलिंग। बाइजूस का प्रोडक्ट अच्छा था, वीडियोस अच्छे थे, लेकिन उन्होंने ग्रोथ के लिए जबरदस्ती बेचना शुरू किया। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग खुद खरीदेंगे, आपको उन्हें डराना नहीं पड़ेगा। जब आप सेल्स के लिए एथिक्स भूल जाते हैं, जैसे वुल्फ गुप्ता जैसा झूठ बोलते हैं, तो आप अपनी कब्र खुद खोद रहे होते हैं। कस्टमर को हेल्प करो, हंट मत करो। 3. द डेंजर ऑफ एको चेम्बर्स। हाँ में हाँ मिलाने वाले। बाइजू के आसपास सिर्फ वही लोग थे जो उन्हें यस सर बोलते थे। जब वो गलत डिसीजंस ले रहे थे, जैसे व्हाइट हाइट जूनियर खरीदना, ऑडिट रोकना, तो किसी ने उन्हें रोका नहीं। लाइफ में हमेशा ऐसे दोस्त या एडवाइजर्स रखो जो आपके मुंह पर बोल सकें कि तू गलत कर रहा है। अगर सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो समझ लो आप गलत रास्ते पर हैं। 4. नो व्हेन टू स्टॉप। रुकना सीखो। बाइजू का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उन्हें रुकना नहीं आता था। और ग्रोथ, और एक्विजिशंस, और पैसा। एम्बिशन अच्छी चीज है, लेकिन ग्रीड नहीं। अगर वो $20 बिलियन पर रुक जाते और प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करते, तो आज वो लेजेंड होते। समटाइम्स स्लो एंड स्टडी एक्चुअली विंस द रेस। 5. एजुकेशन इज अ सर्विस, नॉट जस्ट अ बिजनेस। शिक्षा और व्यापार में फर्क होता है। जब आप शिक्षा को सिर्फ एक धंधा बना देते हैं, तो आप सरस्वती का अपमान करते हैं। बायजूस ने एजुकेशन की सोल, आत्मा को मार दिया था। फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए लेसन: पैसा कमाओ, लेकिन किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर नहीं। बाइजू रविंद्रन एक टीचर थे जो आसमान में उड़ना चाहते थे। उन्होंने उड़ान भरी, दुनिया देखी, लेकिन सूरज के इतने पास चले गए कि उनके पंख जल गए। इकरस पैराडॉक्स। ये कहानी एक वार्निंग है हर उस सपने देखने वाले के लिए कि सपने जरूर देखो, लेकिन पैर जमीन पर रखो। नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाओ, कॉमेंट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।